आज मानवेंद्रनाथ राय के मार्क्सवाद पर विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। मानवेंद्रनाथ राय अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और चिंतन के क्षेत्र में उनकी अपनी सूझबूझ थी। एम.एन. राय अपने जीवन के शुरुआती काल में एक क्रांतिकारी थे। मार्क्स की विचारधारा में उन्हें मानव की मुक्ति का रास्ता दिखाई दिया। उन्हें लगा कि मार्क्सवादी साम्यवाद मानव को अन्याय, शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए विश्वसनीय वैचारिक आधार प्रदान कर रहा है। साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। 1919 में मेक्सिको में उन्होंने सर्वप्रथम साम्यवादी दल की स्थापना की तथा सोवियत संघ के बाहर यह पहला मार्क्सवादी दल स्थापित हुआ था। राय 1920 में रूस की राजधानी मास्को को पहुँचे। वहाँ वे लेनिन और ट्राटस्की आदि प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं के संपर्क में आए और वे लेनिन के निकट सहयोगी बन गए। वे 1929 में साम्यवादी दल से अलग हो गए तथा 1930 में भारत लौटे। 1940 में एम.एन. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। एम.एन. राय ने भारत में श्रमिक और किसानों के उद्धार के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का गठन किया। राय के विचारों के विकास को विभिन्न चरणों में देख सकते हैं। उसके विचारों का अध्ययन विभिन्न चरणों में कर सकते हैं। 1912 से 1916 तक वे एक रोमांटिक क्रांतिकारी थे तथा इसके बाद देखें तो 1917 से 1930 तक रूढ़िवादी मार्क्सवादी रहे तथा 1930 से लेकर 1936 तक वे अरूढ़िवादी मार्क्सवादी रहे। वह 1937 से लेकर 1946 तक बुनियादी लोकतंत्रवादी रहे तथा 1947 से 1954 मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने नव मानववाद या मौलिक मानववाद के विचार को विकसित किया। एम.एन. राय को प्रारंभ में मार्क्सवाद में मानव की मुक्ति का रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और देसी सामंतवाद के शोषण के कारण भारत में गरीबी फैल रही है, जनता का शोषण हो रहा है। इसलिए जनता को शोषण से बचाने व दरिद्रता को खत्म करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा देसी सामंतवाद व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। एम.एन. राय के मार्क्सवाद के प्रति दृष्टिकोण को दो चरणों में समझा जा सकता है। एक है मार्क्सवाद से सहमति के बिंदु कि जिस बात से वो मार्क्सवाद से सहमत थे तथा मार्क्सवाद के दर्शन में असहमति के बिंदुओं के रूप में। राय ने अपने जीवन के कई वर्ष एक मार्क्सवादी के रूप में कार्य किया। मार्क्स के भौतिकवाद से सहमत थे। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। इसमें दो शब्द हैं, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। राय मार्क्स के द्वंद्वात्मक विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन मार्क्स के भौतिकवादी शब्द से सहमत थे। राय ने भौतिकवाद में आस्था थी कि राय की भौतिकवाद में आस्था थी और मार्क्स के इस विचार से राय ने सहमति व्यक्त की कि विश्व का स्वरूप भौतिक कारणों से निर्धारित होता है। राय मार्क्स द्वारा पूंजीवाद की गई आलोचना से भी सहमत थे। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को शोषण का मूल कारण माना। उसी प्रकार राय का विचार था कि पूंजीवाद
विश्व में शोषण व अशांति का कारण है तथा मार्क्स की तरह राय का भी मानना था कि पूंजीवाद का आर्थिक प्रणाली के रूप में पतन निश्चित है। राय पर मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति का बहुत प्रभाव पड़ा। वे मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के समर्थक थे व प्रशंसक थे कि उन्होंने मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा दी और उसका पूरी तरह से समर्थन किया। राय ने मार्क्स के सिद्धांत के उस अंश को स्वीकार किया जो कर्म व चिंतन की एकता पर बल देता है। समाज के श्रमिक वर्ग के शोषण के खिलाफ थे। जो मार्क्स समाज के श्रमिक वर्ग के जो श्रमिक वर्ग था उसके शोषण के खिलाफ थे। वे शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। राय मार्क्स के चिंतन की इस मानवीय तथा उदारवादी प्रवृत्ति के प्रति आस्था रखते थे। मार्क्स से असहमति या मार्क्सवाद की आलोचना की। राय मार्क्स के विचारों से असहमति रखते थे और उन्होंने मार्क्स के कुछ विचारों की आलोचना भी की। एम.एन. राय ने प्रारंभ में कई वर्षों तक मार्क्सवाद का समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे वे मार्क्सवाद से दूर होते गए। वे जैसे जैसे स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में बढ़ते गए, मार्क्सवादी प्रभाव से हटते गए और राय ने मार्क्सवाद की अनेक कारणों से असहमति व्यक्त की, आलोचना की। राय मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं थे कि मध्यम वर्ग का अंत हो जाएगा और समाज में केवल दो ही वर्ग रहेंगे, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। लेकिन राय मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं थे। राय ने मार्क्स के इस विचार के विपरीत यह पाया कि विश्व में मध्यम वर्ग का महत्व बढ़ा है, उसका विस्तार हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्यम वर्ग का सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व रहा है। राय का विचार था कि मध्यम वर्ग समाज को राजनीतिक व बौद्धिक नेतृत्व देता है, अतः मध्यम वर्ग की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसका महत्व है। राय मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से सहमत नहीं थे, इसकी आलोचना की। वे मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं थे कि अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति द्वारा हड़प लेने के कारण श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। राय ने कहा कि अतिरिक्त मूल्य को यदि शोषण का प्रमुख कारण मान लिया जाए तो समाजवादी व्यवस्था में भी शोषण को नहीं रोका जा सकता, कि समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में होती है और उत्पादन से अर्जित होने वाला मूल्य श्रमिकों के बीच वितरित नहीं होता और वह राज्य के पास संकेंद्रित पूंजी के रूप में परिणत हो जाता है। राय का विचार था कि इस अतिरिक्त मूल्य पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के हित में न्यायसंगत वितरण होना चाहिए। राय मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या से भी सहमत नहीं थे। राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के समर्थक थे, इसके बारे में अपन ने पहले भी अध्ययन किया। और राय का विचार था कि मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त जीवन के अन्य पक्षों की अपेक्षा की है, कि जो उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की उसमें मार्क्स ने आर्थिक पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और जीवन के अन्य पक्षों की अपेक्षा की है। मनुष्य की गतिविधियों में व्यक्ति की स्वयं की इच्छा, विचारों, नैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की अपेक्षा की है। किसने? मार्क्स ने। राय के अनुसार इतिहास का केवल आर्थिक आधार ही नहीं होता, बल्कि उसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विचारात्मक दृष्टिकोण भी होते हैं। विश्व के वर्तमान स्वरूप के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अतिरिक्त नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राय ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में भी संदेह प्रकट किया कि मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया उसके प्रति भी राय ने असहमति प्रकट की। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल सहयोग के आधार पर नहीं होता है, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। ये वर्ग समाज में बने रहते हैं। दास युग में मालिक और दास दो वर्ग थे, सामंत युग में सामंत और किसान दो वर्ग थे, और आज के पूंजीवादी युग में पूंजीपति वर्ग व सर्वहारा या श्रमजीवी वर्ग है। आधुनिक पूंजीवादी युग को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के चरमोत्कर्ष की अवस्था माना है, लेकिन राय मार्क्स के उक्त विचार से सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष की तुलना में आपसी सहयोग, सामाजिक एकता के तत्व अधिक प्रमुख रूप से रहे हैं। अगर वर्ग संघर्ष ही मानव समाज का प्रमुख तत्व होता तो मनुष्य अब तक आपस में लड़कर समाप्त हो जाता। राय ने कहा कि यदि इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्षों का ही इतिहास है तो एक वर्गहीन समाज की स्थापना के साथ ही इतिहास के विकास का क्रम रुक जाएगा। राय ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के सिद्धांत की भी आलोचना की। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होगी, लेकिन राय इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने इस विचार की आलोचना की और राय व्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से मार्क्सवाद पर आधारित सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के सर्वाधिकारवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि इस सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। राय का मानना था कि मनुष्य का विकास नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से ही हो सकता है, और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आर्थिक सुरक्षा एवं संपन्नता के साथ साथ सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण की भी जरूरत है। राय के अनुसार मनुष्य स्वतंत्रता प्रिय और रचनात्मक और कल्पनाशील प्रवृत्ति का है। मार्क्सवाद हिंसा तथा बल प्रयोग में विश्वास करता है। राय इसके समर्थन में नहीं है, इसके समर्थक नहीं है। राय तो शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को सुधारना सही समझते हैं। इस प्रकार राय ने मार्क्सवाद की आलोचना की और मार्क्सवाद की कमियों को उजागर किया।